जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का जो फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर कल पहला था, आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आज प्रकाश का अपवर्तन। आज लेक्चर नंबर 2 की पहली रीडिंग क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया गया था प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के गुणों के बारे में बताया गया था, ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियमों के बारे में, प्रकाश के नियम क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यदि आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। और पहला उसका टॉपिक क्या है? पहली जो हमारी रीडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, आज समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको हम 2 चित्र के माध्यम से समझाएंगे और ध्यान से समझिएगा। ये मान लेते हैं एक कांच की पट्टी हमारी, एक ये है, ठीक है, और इस पे हमने ये अभिलंब डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? अभिलंब। ध्यान समझिएगा, एक ये हमारी कांच की पट्टी है, इस पे हमने क्या डाल दिया? ये अभिलंब डाल दिया। ठीक है, अभिलंब डाल दिया। अच्छा, ये कांच की पट्टी, कल जब आपको प्रकाश का परावर्तन सिखाया गया था इसके प्रीवियस वीडियो में, तो हम क्या कर रहे थे? कांच की पट्टी ले रहे थे और उसके नीचे क्या कर रहे थे? पॉलिश कर रहे थे। लेकिन इस पट्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पट्टी क्या है? कांच की पट्टी, ना पॉलिश है ना कुछ है। अच्छा, बात समझ आया कि नहीं? आप क्या करते हैं? इस कांच की पट्टी में, इस कांच की पट्टी पे क्या करते हैं? एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं। ये एक प्रकाश की किरण हमने क्या कर दी बेटा? आपतित कर दी। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये कांच की पट्टी पर हमने एक प्रकाश की किरण ये आपतित की। ध्यान समझिएगा बेटा। अच्छा, अब इस जब ये होता क्या है, इसमें 2 कंडीशनें होती हैं। एक ये क्या होता है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरी कंडीशन होती है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। तो हम यदि पहला माध्यम मान लेते हैं सघन, और दूसरा माध्यम जो मान लेते हैं इधर क्या है? विरल। बात समझ पा रहे हैं? ये हमने जो प्रकाश की किरण आपतित की, इसके आपतित करेंगे तो पहला जिस माध्यम में प्रकाश की किरण हम आपतित कर रहे हैं वो माध्यम कैसा? सघन है। यानी कि कहने का मतलब इस कांच की पट्टी के ऊपर का जो भाग है वो पूरा सघन माध्यम है, और इस कांच की पट्टी के नीचे का जो भाग है वो विरल माध्यम है। जो हमने प्रकाश की किरण आपतित की वो किस माध्यम से जा रही है? सघन माध्यम में से जा रही है। बात समझ रहे? अब चूंकि यहाँ पे कोई पालिश वगैरह नहीं, तो ये किरण क्या होगी? अपवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी। अच्छा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो हमने कल क्या बताया था? प्रकाश के जो गुण आपको को सिखाए थे, प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। बताया था कि नहीं? तो जब प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। बात समझ बेटा? ये क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाते हैं। ध्यान से समझिएगा भैया। तो अभिलंब से दूर जाना इसको कैसे चाहिए था? बिल्कुल सीधे में जाना चाहिए था। ऐसे आपतित की तो सीधे में जाना चाहिए था, सीधे में ना जाकर ये क्या होता? हल्का सा अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? क्लियर हो गई। बात समझ पाए कि नहीं? ये क्या किया हमने? इस पे किरण आपतित की, ठीक है, क्योंकि सघन माध्यम थे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही थी, तो क्या हुआ? विरल माध्यम है तो क्या होगा? काफी विरल क्षेत्र होगा, और जब विरल क्षेत्र होगा तो उसमें क्या होता है? वो क्या होता है? दूर किरण जाती है, यानी कि अभिलंब से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी। तो इस किरण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आप क्या करेंगे? इस किरण को आपतित किरण कहेंगे, इस किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। इसी प्रकार एक दूसरा चित्र भी आप लोगों को बताना है। जब प्रकाश की किरण किसमें? विरल से सघन जाए, तब देखो चित्र क्या होगा। ध्यान समझिएगा बेटा। वो कांच की पट्टी हो गई, ये कांच की पट्टी होगा। पेस्ट का नाम भी देना चाहो तो दे देते हैं। कांच की पट्टी जेड, ये जेड डैश हो गया, इधर भी इसका नाम देते हैं जेड, जेड डैश हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? अब क्या किया? ये हमने क्या किया? कांच की पट्टी ली, उस पर अभिलंब डाल दिया। इस बार क्या किया? ध्यान समझिएगा भैया। इस बार हम कर रहे हैं इधर वाला ऊपर वाला माध्यम विरल,
और ये माध्यम कैसा होगा हमारा, सघन। गौर से भाई सुनिएगा। अब ये कांच की पट्टी का जो ऊपर का भाग है वहां पर क्या है, विरल हमारा है, और नीचे का भाग है क्या, सघन है। अब जब प्रकाश क्या इसके हम आपतित करेंगे, ये हमने क्या किया, प्रकाश की किरण इस पर आपतित कर दी। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो विरल से सघन जाएगा। तो जैसे ही प्रकाश की किरण विरल से सघन में जानी चाहिए, किरण जानी कैसे चाहिए, अपवर्तन के पश्चात किरण क्या होनी चाहिए, ये सीधी जानी चाहिए। लेकिन सीधी ना जाकर ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी तब क्या हो रही थी, अभिलंब से दूर हटती है, तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। दो चीजें आप सीख गए, इनके सबके नाम लिख लीजिए फटाफट। ये देखो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ध्यान समझिए, ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण होता है। ये तो आप पहले से पर चीज को क्या कहते थे, अभिलंब। ऐसे इसमें भी होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान समझिए भैया, ये क्या हो जाएगी, ये वाली किरण आपतित हो जाएगी। इसमें भी हम लिख दे रहे हैं, ये किरण हमारी कैसी हो जाएगी, आपतित, और ये कैसी किरण हो जाएगी, ये वाली अपवर्तित। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज और देख लीजिए चित्र को। अच्छा प्रकाश का अपवर्तन अभी आपको बता रहे हैं, घबराइएगा मत कि सर इतना क्या बता रहे, चित्र इतना बना दिए, अभी कुछ डिफिनेशन निकली नहीं, अभी आराम से सब कुछ निकलेगा, सब कुछ पता चलेगा। अच्छा यहाँ देखो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है बेटा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन कोण इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आई को क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण, और इस आर को क्या कहेंगे बेटा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इस आर को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा बेटा, ये देखो क्या बन जाएगा, ये आई हो गया, क्योंकि क्या ये भी तो अभिलंब है ना, ये क्या है, अभिलंब है, और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या होता है, आपतन कोण बनता है, तो ये हमारा आई हो जाएगा। इसका नाम क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या अपवर्तित किरण होगी, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण जो ये बन जाएगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा, आर हो गया, और इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा, ये अपवर्तन। यहां लिखे दे रहे हैं अपवर्तन कोण, ये वाला जो हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी चीज समझ गए। अब देखो यहां से डिफिनेशन क्या निकलेगी हमारी, जब देखो लिखेंगे कैसे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, पहला माध्यम क्या सघन मान लिया था, दूसरा माध्यम क्या विरल मान लिया, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित होने का मतलब क्या, जाना चाहिए था इसका बेटा सीधे, इस किरण को जाना कैसे चाहिए, जो लाइट की प्रकाश किरण आई थी इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट गई, यानी कि विचलित हो गई, जिस मार्ग पे जाना चाहिए था उस मार्ग पे नहीं गई। इसी प्रकार इसमें जाना चाहिए था इसको सीधे, यदि सीधे ना जाके क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये अपने मार्ग से विचलित हुई कि नहीं। तो डिफिनेशन निकली यहां से बनी भैया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। बात समझ पाए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को बेटा क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो फटाक से डिफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण
जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कौन, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब जिस मार्ग पे जाना चाहिए था उस पे नहीं जाती, विचलित हो जाती है। ठीक, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात बेटा समझ में आ गई? क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। राइट, ये बात समझ में है कि नहीं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद आप चित्र बना लेंगे। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद चित्र बना लीजिए। जल्दी लिखिए। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फटाक से। हमने कल भी आपको बताया था कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो वीडियो देखने के साथ साथ क्या लें, आप कॉपी पेन लेके बैठे, ध्यान समझ में, कॉपी पेन लेके बैठे और साथ में नोट्स बनाते रहिए, जिससे क्या है कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। बात समझ पा रहे नहीं? जब नोट्स बनाएंगे तो जब भी आवश्यकता पड़ी तुरंत पलट लेंगे, आसानी से देख लेंगे। तो आप साथ में लिखते भी रहिए। बात समझ में कि नहीं? और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इतना लिख गया, इसके बाद आपने ये लिख लिया, उसके नीचे चित्र बना लिया, फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं, उसके नीचे से लिखते हैं बेटा, देखना। ये आपतित लिखा था बेटा, आपतित किरण था, और कुछ साफ हुआ, ये जेड था और ये अभिलंब था, ये अभिलंब था। ठीक है, अब आप लोग आगे देखेंगे। जो अभी चीज आपको हमने बताया था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, यहां लिखा था क्या, विरल। कैसा माध्यम था, विरल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है। तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ये भी आप साथ में लिख लेंगे इसके नीचे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। इस बात को भी जल्दी से लिखेंगे, जल्दी लिखिएगा भैया। देखिए लिखिए फटाक से। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से समझ रहे हैं भैया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर जाती है, लिख लो चाहे, अभिलंब से दूर जाती है। समझ में नहीं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, ये हट लिख लीजिएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। या अभिलंब से दूर जाती, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, तथा जब प्रकाश की किरण लिखते रहिएगा भैया साथ में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह समझ रहे हैं, प्रकाश की किरण, तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, बात समझ आगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। बेटा विरल माध्यम लिखा था, चित्र का था, माध्यम विरल लिखा है, ठीक है। ध्यान से जल्दी से लिख लीजिएगा, 60 स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आया हो तो अब दोबारा बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, आप लोगों को दोबारा ये चीज समझाई जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी कोई डाउट हो तुरंत आप बताइए हमको, बात समझ आया कि नहीं। तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्लियर होगा। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ना बेटा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो अगली हेडिंग आपको डालेंगे फटाक से, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो बेटा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो। प्रकाश के अपवर्तन के बेटा कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होते हैं, देखो ध्यान से, आपतित किरण, अच्छा ये देखो, ये जो तीनों आपतित किरण यहाँ है, ये क्या अपवर्तित किरण हो रही है, और ये क्या अभिलंब है। तो जहां पे मिलता है इसको क्या कहते हैं बेटा, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, पसंद पा रहे हैं। और इसको भी क्या कहते हैं यहाँ पे, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो फटाक से लिख लीजिएगा। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फटाक से लिखिएगा। अच्छा फटाक से लिखने का लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। कितने बेटा है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम जो हमने बताया फटाक से लिख लीजिएगा। पहला नियम क्या है, आपतित किरण
कामा लगाइए, अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जल्दी नोट करिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब तीनों क्या होते हैं, लिख लीजिए फटाक से। लिखिए भैया फटाक से, जल्दी से रब करें। बात समझा कि नहीं? ये यहां लिख लीजिएगा आपतन बिंदु, ठीक है? आपतन बिंदु क्या है? ये वाला आपतन बिंदु है। इसी प्रकार इस चित्र में भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे अगला पॉइंट लिखते हैं भैया। अगला क्या, दूसरा का, इसको रब करें। पहला पॉइंट लिख गया होगा। देखिए पहला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, दूसरा। दूसरा नियम क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा। दूसरा नियम देखो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कोई भी माध्यम होगा, कितने माध्यम होने चाहिए? दो माध्यम होने चाहिए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या। अब दिमाग में क्वेश्चन उठने लगा, सर ये ज्या क्या होती है ना? हमने जैसे ज्या शब्द यूज किया तो दिमाग में क्वेश्चन उठने लगा, सर ये ज्या क्या होती है। देखिए ज्या क्या होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्या, साइन कॉस टैन कॉट सेक, ये सब वगैरह पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ज्या जो बेटा कहते हैं, साइन को ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन को बेटा क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। चाहे साइन लिख लें चाहे ज्या लिख लें, बात एक ही है। बात समझ पा रहे? साइन को क्या कहेंगे? ज्या। हम जहां पे ज्या का जिक्र करेंगे तो आप उसको क्या समझेंगे? साइन। जहां पर हम ज्या का जिक्र करेंगे तो वहां क्या समझेंगे? साइन समझेंगे, ठीक है? चलिए समझिए, आगे समझिए। हमने क्या कहा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम है कि नहीं भाई? यहाँ पे भी दो ही माध्यम है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या। तो आपतन कोण क्या है? आई। आपतन कोण बेटा क्या है? आई। तो आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। तो अपवर्तन कोण क्या है बेटा? आर है। की ज्या यानी ज्या क्या लेंगे? साइन। बात समझ पा रहे हैं? किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण की ज्या हो गई, तथा तो अपवर्तन कोण की क्या होगी? ज्या का अनुपात। अनुपात का मतलब ये बटे का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका जो रेशियो होता है साइन आई अपान साइन आर, ये क्या होता है बेटा? एक नियतांक होता है। ध्यान समझेगा बेटा? नहीं, बस इतना ही नियम है। किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे स्नेल का नियम कहते हैं। फिजिक्स में ये बटा लगा है तो अनुपात को इंगित करता है, ठीक है? अनुपात आप पढ़ेंगे उसको, बात समझ में कि नहीं? इसको फटाक से लिख लेते हैं। तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा
अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। बात समझ में आई? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बात समझ में क्या कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अच्छी बात समझ में आ गई। इसके नीचे देखो लिखेंगे क्या, n बराबर बेटा, n बराबर कैसे लिख लो बेटा, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, और इसको लिख लेते हैं बराबर n लिख लें। या माध्यम जो सघन माध्यम जो है, पहला माध्यम मान लेते एक है, जो पहला माध्यम जा रहा सघन माध्यम उसका एक दे दिया, नाम ले दिया, दूसरा माध्यम दो, तो 1 and 2 भी लिख सकते हैं। ठीक बेटा, क्या लिख सकते हैं 1 and 2, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, इसको क्या लिख सकते हैं 1 and 2, क्या लिख सकते हैं 1 and 2। इसको पढ़ते क्या बेटा, जिसको लिखना है इसको पढ़ेंगे क्या, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको कैसे पढ़ेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पढ़ने का तरीका, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई? ठीक, इसको देखो लिखेंगे कैसे, एबीसी लिख लो। इसे एक माध्यम के सापेक्ष लिख लीजिएगा, इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी के नीचे बना लीजिए, इस नियम के नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक बेटा, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। आगे भैया देखते हैं। तो आपने क्या लिखा, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, और बराबर क्या लिख लिया भैया, बोलो तो, बराबर क्या लिख लिया 1 and 2। तो 1 and 2 लिख, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2 बराबर, वही चीज लिखी 1 and 2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। देखो ये पहला माध्यम 1 था तो यहाँ पे आई यूज हुआ था, यहाँ इसको जब सघन माध्यम पहला था तो इसको 1 था तो आई यूज हुआ, और यहाँ दूसरा माध्यम था, ये देखो विरल था दूसरा माध्यम, तो आर था तो यहाँ आर होगा। इसको इक्वेशन नंबर यदि हम 1 दे देते हैं। बात समझ पा रहे हो? दूसरा क्या मान लीजिए, इससे इसको क्या लिखते हैं 2 and 1। यदि हम क्या माने 2, ये दूसरा माध्यम हो गया, ये हमारा पहला माध्यम था बेटा। इसी में इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी क्या है ऐसे ही है। जैसे इसमें क्या है, सघन है, विरल है, इसलिए इसमें क्या कहेंगे दूसरा माध्यम हो गया, ये पहला माध्यम, इसको क्या लिख सकते हैं 2 and 1। तो एंगल भी इसी का पहले रहेगा, साइन 2 मतलब 2, और एंगल मतलब क्या आर, दूसरे में दूसरा माध्यम है विरल, और एंगल कितना होगा इसका 2 आर है, मतलब 2 नंबर का, इसलिए क्या आ जाएगा आर बटे 1। तो 1 में एंगल कितना सघन था, पहला माध्यम सघन माना, तो एंगल कितना था आर, सॉरी आई था, तो कितना होगा साइन आई। इक्वेशन नंबर 2। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। बात समझ में आ गई नहीं? अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे बेटा देखो तो कितना हो जाएगा 1, क्या होगा 1 and 2, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इनटू 2 and 1। और ये चीज ध्यान रख के लेंगे, जब भी कभी गुणा करना होगा तो LHS का गुणा LHS में करेंगे और RHS का गुणा RHS में करेंगे। बात समझ में कि LHS जो पार्ट होगा
उसका गुणा एलएचएस के साथ करेंगे, और जो आरएचएस पार्ट होगा उसका गुणा क्या करेंगे बेटा, आरएचएस के साथ करेंगे। देखो बेटा, तो बराबर कितना हो जाएगा साइन, अब देखो एलएचएस हो गया 1 × 2 हो गया, 2n1 हो गया, अब देना क्या होगा, फिर आरएचएस लो साइन आई अपान साइन आर इंटू कितना हो जाएगा, देखो साइन आर, ये थोड़ा उधर बढ़ा के लिख देते हैं और विरल भी उधर ही बढ़ा देते हैं भाई, विरल, ठीक, ये साइन आर अपान कितना हो गया, साइन आई। बात क्लियर हो गई नहीं? अब देखो साइन आई और साइन आई आपस में कैंसिल हो गया, और साइन आर और साइन आर आपस में कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे 1, यानी कि क्या लिखा बचा क्या हमारे पास 1n2 इंटू 2n1 बराबर कितना होगा, इस पे आपका न्यूमेरिकल लग जाएंगे। कैसे लगेंगे ये भी आप लोगों को सिखाएंगे, पहले इतना लिख लीजिए 1n2 गुणे 2n1। आप लोगों को बहुत समझ अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाक से इसको, स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। आगे लिखते हैं बेटा, आप ध्यान समझिएगा, ये फार्मूला लिखा रहने दे रहे हैं ऐसे, इसको भी डाल देते हैं, आगे समझिए भैया फटाक से। अब मान लेते हैं हम पहला माध्यम, अभी तक तो खाली सघन विरल का यूज कर रहे थे ना, यदि हम मान लेते हैं पहला माध्यम हमारा, जैसे इसमें मान लेते हैं पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या कांच है, इस वाले चित्र में मान लेते हैं पहला माध्यम वायु, इसलिए मान, इसमें क्यों मानना है, क्योंकि वायु क्या होता है, विरल होती है, वायु क्या होता है, विरल है, और कांच क्या होता है, सघन है। तो पहला माध्यम क्या मान लेते हैं, वायु है, मतलब दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो क्या लिख लें, मान यदि पहला माध्यम, यदि पहला माध्यम वायु, यदि पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो अच्छा, तो वायु जो बेटा होता है उसको इंग्लिश में एयर कहते हैं, इसीलिए इसको ए से लिखते हैं। तो पहला माध्यम जहां 1 लिखा वहां पे क्या यूज करेंगे हम बेटा, ए, ध्यान समझिए बेटा। पहला माध्यम क्या, वायु, तो पहले के साथ यानी कि वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे, ए, और ये क्या एन था, एन वैसे ही लिख लिया, बात समझ रहे हो। उसका दूसरा माध्यम क्या हमारा, कांच का, ये लिखा कांच लिखा, कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, जी। तो कितना, ANG, ये बात समझ में आई कि नहीं, कहीं ऊपर से नहीं टपका है, ध्यान समझे रहिए। ये पहला माध्यम ने वायु मान लिया था इस वाले में, और दूसरा माध्यम क्या मान लिया, कांच मान लिया था। तो कितना, ANG, इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, ए क्या है वायु, जी क्या है कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इनटू क्या हो जाएगा, देखो दूसरा माध्यम ने कांच माना था तो जी हो जाएगा, फिर एन तो ऐसे ही रहेगा और क्या 1 क्या ये, और लिखेंगे इसी तरीके से नहीं, एक ही में ऐसे नहीं लिख देंगे ANG, ये ऊपर ही लिखा है, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक बेटा। तो ये हमारा क्या होगा, ANG इंटू GNA बराबर कितना होगा, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। अब इसमें पूछेगा कैसे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते कैसे पूछता है, आपसे कहेगा यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कुछ दे रखेगा, तो आपसे कहेगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, बात समझ पा रहे हैं। तो यदि ये दे रखे होगा तो आपको ये ज्ञात करना होगा, और यदि ये दे रखा होगा तो ये ज्ञात करना होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला मिल गया, या इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से ANG बराबर, या तो ये ऐसे लिख लें, या इसको ANG बराबर क्या लिख सकते हैं, जो चीज आपको पता गुणे में होती वो कहाँ जाती है, बटे में, तो ANG बराबर 1 अपान कितना बेटा, GNA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां से आपका एक फार्मूला तैयार ये मिल गया। इसके बाद कितना होगा, अभी प्रकाश का अपवर्तन जो था, प्रकाश के अपवर्तन एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, अगली हेडिंग लिखिए आप लोग फटाक से, देखो भैया, विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक में संबंध,
विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक में संबंध। लेकिन क्या है? विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक में संबंध। अब भैया रिलेशन निकालना है, यानी कि विभिन्न माध्यम मतलब क्या? एक से अधिक माध्यम हो तो उनमें संबंध कैसे निकाले। अच्छा, एक से अधिक था तो आपने दो में भी निकाला था, अभी आपने क्या दो में संबंध निकाल लिया था। बात समझ पा रहे बेटा? दो में से अब उससे क्या दो से अधिक हो जाए तब उनमें हम संबंध कैसे निकालेंगे, तब हम उसमें संबंध कैसे निकालेंगे। बात समझ पा रहे बेटा कि नहीं समझ पा रहे? ध्यान समझिएगा बेटा। देखते हैं, इसके लिए पहले आप चित्र की ओर ध्यान समझिए, चित्र को समझिए। ये मान लेते हैं हम तीन अपवर्तनांक लेके चल रहे हैं। ये समांतर रेखाएं खींचिए बेटा। रेखा के कांच की पट्टियां हैं। क्या है? ये कांच की पट्टी है। हम मान लेते हैं एक माध्यम, पहला माध्यम को हम 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरा माध्यम को हम 2 से लिख रहे हैं, और तीसरे माध्यम को बेटा हम क्या लिख रहे हैं? 3 से। 3 माध्यम हमारा, पहला, दूसरा और तीसरा। और फिर यहाँ पे क्या है? वायु है। भाई इस पट्टी के ऊपर वायु है और इस पट्टी के नीचे भी वायु है। फिर इसे मान लेते हैं वायु हो गया। पहला माध्यम क्या मतलब मान लेते हैं वायु, दूसरा माध्यम क्या है? जल है, और तीसरा माध्यम क्या मान लेते हैं? कांच है। ठीक है, और फिर क्या है? वायु आ गया। तो 3 माध्यम हमारे पास होगा, 1 2 3। बस ये हमारी क्या है? ये कांच की पट्टियां जो एक दूसरे के क्या रखी है? समांतर रखी है। इस पे क्या करते हैं? एक हम प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं। ध्यान समझिए बेटा, ये हम प्रकाश की किरण इस पे आपतित कर रहे हैं। ये प्रकाश की किरण हम इस पे क्या कर रहे हैं? आपतित करेंगे। अच्छा, आपतित करेंगे फिर क्या होगा? इसके बाद देखो इस पे एक हम अभिलंब तो होता है या पहले से परिचित भैया, जब किरण आपतित होगी तो अभिलंब जरूर वहां होगा। तो जैसे इस पे आपतित करते हैं तो क्या होता है? ये प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? इसका अपवर्तन हो जाएगा भैया। ये अपवर्तन हो गया, होगा कि नहीं? अच्छा, ये कितना एंगल होगा यहाँ पे? ये वाला, ये एंगल कितना होता? आई आप पहले से भी जानते हैं इसको। ये एंगल कितना होता है? आई होता। ये एंगल कितना हो जाएगा? आर। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये पट्टियां जो रखी हैं, अब यहाँ पे भी तो पट्टी है ना, तो यहाँ से भी इसका अपवर्तन होगा, इस पट्टी से भी क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या करते हैं? यहाँ पे भी अभिलंब डाल लेते हैं। और आप लोगों ने ये अभिलंब डाल लेते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा संबंध कि जब दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण, ये और ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आप पहले से पढ़ रखे हैं। जब दो समांतर रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, इसीलिए ये आर है। ये क्या है? आर है। और इसको क्या कहेंगे? ये हमारा क्या होगा? अब इसके इस पट्टी के लिए माध्यम 2 तथा 3 के लिए ये आपतन का कार्य करेगी, आपतन कोण का कार्य करेगी। यहाँ पे है, लेकिन है क्या? आर, क्योंकि समांतर है इसीलिए यहाँ पे आपतन कोण कितना बेटा हो जाएगा? ये बोलो बेटा, आपतन कोण कितना हो जाएगा? विलंब तथा इसके आपतन ये आर। समझ पाएंगे नहीं? आर समझ पाएंगे नहीं? ये क्या है? यहाँ पे कहेंगे क्या? 2 3 के लिए क्या कहेंगे? ये आर क्या? आपतन कोण है। अब ये किरण क्या होगी? यहाँ से फिर अपवर्तित हो जाएगी। ये मान लेते हैं अपवर्तित होकर यहाँ पे आ गई, अपवर्तित होकर क्या आ गई? यहाँ पे आ गई। अब क्या होगा? ये क्या होगा? हमारा अपवर्तन कोण, चूंकि आर आ चुका एक बार है इसलिए हम क्या मान लें बेटा? ये आर डैश हो गया। आर डैश या R1 जो आप समझ में मान सकते हैं। हमने क्या मान लिया? ये आर डैश मान लिया। अब क्या किया? यहाँ बात समझ में? तो इस माध्यम 2 तथा माध्यम के लिए जो ये आर है ये आपतन कोण कहलाएगा। और आर आया कैसे? कि दो समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को काटती, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, जैसे ये और ये। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे समझो भैया। अब ये कितना होगा? आर डैश हो गया। अब पुनः क्या करते हैं? यहाँ पे भी अब फिर पट्टी से टकराए तो फिर इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के लिए करने का मतलब क्या? यहाँ पे तुरंत अभिलंब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बेटा? अभिलंब आ गया। और ये सब ये बनाते चाहिए किरण है बेटा, ये हमारा अभिलंब आ गया। और जैसे ही अभिलंब आया फिर वही कंडीशन आ गई, भाई दो पट्टियां आपस में समांतर हैं
और जब पट्टियां आपस में समांतर है हमारी तो क्या होगा, एक अंतःकोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फिर ये कितना हो जाएगा, आर डैश, ठीक है। और ये पुनः क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा आगे नीचे और लिख लेते हैं, ये पुनः पट्टी क्या हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी। ये हो गया हमारा, बात समझ पा रहे नहीं। तो ये पट्टी क्या यहां से हमारी क्या निकल गई, किरण। अब किरण जब निकल गई, अब देखो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, तो यहाँ पे एंगल क्योंकि वायु था ना, तो यहाँ पे आई था, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, आई ही होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायु था, वायु ए था, आई एंगल था, तो यहाँ पे भी कितना होगा, आई ही होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा, समझ पा रहे हो, आगे इतनी बात समझ में। चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे बढ़े भैया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो लिख ले, लैंग्वेज थोड़ी लिख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ करा देते हैं फटाक से कि विभिन्न माध्यमों के अपतनांक में संबंध क्या होते हैं। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं। देखो लिखो, देखो यदि प्रकाश की किरण, या लिख लो माना, इसको माना 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 प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण माना प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम यानी पहला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि क्या, दो में प्रवेश करती है, तथा दूसरे माध्यम यानी कि नंबर 2, यहाँ पे दूसरे माध्यम से दिख रहे, यहाँ पे दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, नहीं दूसरे से बेटा तीसरे में, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम। ठीक, तो यदि आप सीख गए होंगे तो लैंग्वेज इसी से देख देख के लिख लेंगे, तीसरा माध्यम यानी कि 3 से लिखा ना, तीसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा पुनः पहले माध्यम में प्रवेश करती है। बस समझ पा रहे बेटा नहीं, पहले माध्यम में प्रवेश करती है। ये इतनी लैंग्वेज लिखी है, और लैंग्वेज ये हमने अपनी तरफ से नहीं, ये चित्र ही कह रहा है। देखो चित्र क्या कह रहा है, माना क्या, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, प्रवेश कर रही है, तथा दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तथा पुनः क्या हो रही, तीसरे माध्यम से क्या जा रही है, पुनः क्या हो रही, पहले माध्यम में प्रवेश कर रही है, तीसरे माध्यम से क्या कर रही है, पहले माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा दूसरे माध्यम से क्या, तीसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तथा पुनः क्या होती, पहले माध्यम, यानी पुनः मतलब समझ पा रहे हो आप, पुनः तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है। ना समझ पाए तो लिख लो, पुनः तीसरे माध्यम से, इसे आगे लिख रहे हैं माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, स्पष्ट है। अब तो सब कुछ साफ लिख दिया हमने, तथा पुनः तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है। इतनी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। इसको रब कर दें, अब देखते हैं इसका डेरिवेशन करके तो लेते फटाक से। देखो भैया प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही, फिर दूसरे से तीसरे में जा रही है ना बेटा, और फिर तीसरे में क्या, पहले में जा रही है। अब यहाँ पे क्या स्नेल का नियम लगाएंगे बेटा, जैसे अभी स्नेल का नियम पढ़ चुके ना, जस्ट पहले अभी पढ़ाया है। देखो भाई उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। स्नेल का नियम क्या होता था, अभी लिखते थे, देखो स्नेल के नियम से क्या होता, 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। सिंपल, कितना सिंपल है कि नहीं, इतने आसान है कि नहीं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमने कहा था जो यहाँ नंबर लिखा जाएगा उसी का एंगल लिखा जाएगा, जो यहाँ एंगल लिखा जाएगा उसी का एंगल लिखा जाएगा। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये आई बन गया, ये वाला आई, ये आई बेटा यहाँ पे नहीं होगा, ये आई यहाँ पे होगा। ये बेटा सही कर लीजिएगा, क्यों यहाँ पे क्यों होगा,
क्योंकि ये अभिलंब, क्योंकि जब भी क्या होता है आपतन कोण बनता है तो क्या होता है अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच ही बनता है। ये चीज बेटा ध्यान सही कर लीजिएगा, ठीक है, गलती हो गई, कभी कभी ध्यान नहीं रहता ना। तो ये क्या होगा हमारा, ये अभिलंब होता है, आपतन कोण जब भी बनता है तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनता है। तो ये हमारा आई होगा, ठीक है, बाकी सब सही है, ये आर डैश, ये आर डैश यहाँ बाकी सही है। तो ये क्या होगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक यानी कि 1 and 2 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, देखो क्या है साइन, हमने कहा था जो पहला माध्यम होगा उसी का आएंगे, तो साइन आई हो जाएगा ना, यही तो था, और साइन आर। स्नेल का क्या नियम था, अभी तो आपने सीखा था एन बराबर कितना साइन आई अपान साइन आर था, ये तो सीखा था। या 1 and 2 भी लिख सकते हैं ना, 1 and 2 बराबर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, 1 and 2 बराबर कितना साइन आई अपान साइन आर, इसी आधार पे लिख लिया ना। तो इसको क्वेश्चन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गया। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो 2 यानी कि 2 and 3 यानी आपके क्या दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जा रही है, दूसरे माध्यम से किसमें जा रही है बेटा, तीसरे माध्यम में जा रही है। अब तीसरे माध्यम में जा रही तो कितना, दूसरे से तीसरे में गई, तो यानी दूसरे का एंगल कितना, आपतन कोण कितना आर, तो कितना होगा साइन आर हो जाएगा बटे ये कितना हो जाएगा साइन आर डैश। बात बेटा ध्यान से समझिएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे अपने दूसरे से तीसरे में जा रही तो ये आपतन कोण आर हो जाएगा, ओके, अपवर्तन कितना आर डैश हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्या करें, तीसरे से में जा रही तो क्या लगेगा 3 and 1 बराबर क्या होगा, तीसरे माध्यम से पहले तीसरे माध्यम में आपतन कोण कितना आर डैश, तो कितना हो जाएगा साइन आर डैश अपान कितना हो जाएगा साइन है। ये 3 इक्वेशन मिल गई आपको, बस समझा कि नहीं। आप क्या करेंगे, तीनों क्वेश्चनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। हमको क्या चाहिए, विभिन्न माध्यमों के अपर्तनांक में संबंध, देखो माध्यम कितने हैं 3, इनमें आपको रिलेशन चाहिए, तो आपस में इनको क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो रिलेशन आसानी से मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3 से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3, या लिख सकते हैं समीकरण 1 कामा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का आपस में गुणा करने पर, जैसे आप समझ में आए उसको लिख सकते हैं। अब करना क्या है आपको ध्यान से, तो क्या होगा, हमने अभी बताया था कि एलएचएस का मल्टीप्लाई एलएचएस के साथ करेंगे और आरएचएस का मल्टीप्लाई आरएचएस के साथ करेंगे। तो एलएचएस वाले जितने पार्ट है उसके साथ में लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 and 2, ठीक बेटा, 1 and 2 इंटू 2 and 3, बस समझ में, तीसरा इंटू 3 and 1, देखो एलएचएस सारे एक साथ आ गए बराबर आरएचएस को एक साथ नोट कर ले, साइन आई अपान साइन आर इंटू दूसरा क्या साइन आर अपान साइन आर डैश, अगला बेटा क्या है साइन आर डैश अपान साइन आई, तो साइन आर डैश अपान साइन आई, राइट। अब देखो आपस में कट भी रहेंगे, साइन आई से साइन आई कैंसिल, कट गया बेटा, तो साइन आर से देखो साइन आर कैंसिल, और फिर यहाँ देखो साइन आर डैश से साइन आर डैश भी कैंसिल, यानी कि इस साइड का आरएचएस का पार्ट जो जितना था वो सब कैंसिल गायब हो गया। जब गायब हो गया तो क्या बटेगा, बचेगा यहाँ 1/1, भाई यहाँ भी 1/1, यहाँ भी 1/1, यहाँ भी 1/1, सब जगह 1 बचा ना, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कि बेटा 1, 1/1 का मतलब कितना 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 बराबर कितना 1। ये संबंध हमको विभिन्न माध्यमों के अपर्तनांक में संबंध मिल गए, यानी कि ये 3 माध्यम होंगे तो इनमें संबंध क्या होगा 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1। बात समझ पा रहे बेटा कि नहीं को समझ पा रहे हैं, ऐसे क्या आगे आगे भी होगा तो ऐसे बढ़ता जाएगा पंगु, तो ये क्या होगा ये 1 and 2 यानी पढ़ने का तरीका मैंने आपको सिखा ही दिया है, 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 बराबर 1। इसको भी थोड़ा लैंग्वेज को लिख लेते हैं, पहला माध्यम वायु मान लेते हैं, दूसरा माध्यम क्या जल मान लेते हैं और तीसरा माध्यम क्या कांच मान लेते हैं, तब देखो फार्मूला क्या होगा, ठीक है, जल्दी से लिखते हैं।
लिख लिया होगा जल्दी से ना, 60 स्क्रीन ले लो भैया, कोशिश करें तो साथ ही में ले ले, 60 स्क्रीन का झंझट ना रखें, वरना गैलरी में फोटो पड़ी ही रहती है। बात समझ पा रहे कि नहीं? चलो बेटा देखते हैं आगे भाई। हमने क्या कहा, पहला माध्यम क्या मान रहे हैं, माना यदि यदि पहला माध्यम वायु कामा दूसरा माध्यम क्या हो बेटा, जल मान लेते हैं, जल तथा तीसरा माध्यम कांच। बात समझे? वायु को क्या ब्रैकेट में लिखना है, ए लिखना चाहो तो ए लिख लो, जिससे याद रहे। वायु है तो वहां पे ए लिखेंगे, जल है तो क्या लिखेंगे, उसको डब्ल्यू से लिखेंगे, और यदि कांच होगा तो उसको क्या लिखेंगे, ग्लास कहते हैं, इसीलिए जी से लिखेंगे। यदि पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल तथा तीसरा माध्यम क्या है, कांच है, कांच हो तो आप ध्यान रखिए, पहला माध्यम यानी कि जहां पर एक लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे भाई, ए लिख लेंगे। और ये जहां पे दूसरा माध्यम है जल है तो वहां पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। बात समझते रहेगा। और जहां पर तीसरा माध्यम है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, जी। इसमें वही फटाक से पुट करते हैं, तो पहला माध्यम क्या, वायु, यानी कितना हो जाएगा, ए। ये देखो भाई अभी बताया पहला माध्यम, ये है 1 के बराबर कितना, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम क्या माना हमने, जल, तो ये दूसरा माध्यम हमारा जल हो गया, और तीसरा माध्यम बेटा क्या मान लिया हमने, कांच, और ये क्या था, वायु तो था ही। बस समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए एन, और 2 के स्थान पे क्या है, ये क्या 2 के स्थान पे डब्ल्यू हो गया, तो कितना होगा, ए एन डब्ल्यू पर इंटू 2 यानी कि डब्ल्यू एन, और 3 क्या मतलब जी, इंटू, पसंद करेंगे नहीं। अगला 3 and 1, तो 3 1 यानी कि कितना 3, तो कितना 3 के साथ क्या यूज करेंगे, जी, तो जी और कितना एन और कितना ए बराबर, ये आपका फार्मूला बना जाएगा। अब ध्यान समझिए भैया, इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसमें क्या कुछ भी कहने का मतलब इसी फार्मूले से पूछेगा, ठीक है। यानी कि इसमें 2 3 मतलब एक देखा वायु के साथ, इसको पढ़ेंगे कैसे, वायु के सापेक्ष क्या जल का अपवर्तनांक, इसको क्या पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको क्या पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब इसमें से 2 चीजें दे रखी होंगी आपको, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा होगा, इसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा होगा, या तथा जल के सापेक्ष कांच का दे रखा, तो आपसे पूछेगा कांच के सापेक्ष जल का, या तो ये पूछ सकता है, जैसे ये 2 चीजें आपको दे रखी हैं तो पूछ लेगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बात समझ पा रहे हैं? या पूछ सकता है वायु के सापेक्ष कांच का, तो इसके इन दोनों में तो संबंध आपको अभी पहले ही पढ़ा है, इसके पहले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था, उसमें आपस में चेंज करने फार्मूला तो इसके पहले जस्ट कराया, उस फार्मूले से आपस में चेंज हो जाएंगे। ये आपका विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक के सूत्र में संबंध हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। आई होप आप लोगों ने आज बहुत अच्छा सीखा होगा और बहुत अच्छा समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो क्या करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन पहले से ही पहुंच जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लाइक जरूर करें, यदि वीडियो आपको पसंद आई हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें, ठीक है दोस्तों, ठीक है। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद।